इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। पाठ बड़े भाई साहब। सर्वप्रथम देखते हैं शॉर्ट आंसर्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, कथानायक अपनी किशोरावस्था के अनुरूप ही चंचल प्रवृत्ति का था। वे प्रकृति प्रेमी था। उसका मन पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा खेल कूद में अधिक लगता था। उसकी रुचि कंकड़ियाँ उछालने, कागज़ की तितलियाँ उड़ाने, कभी चारदीवारी पर चढ़कर ऊपर नीचे कूदने, फाटक पर सवार होकर मोटर कार का आनंद लेने, वॉलीबॉल खेलने आदि में थी। सेकंड प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? बड़े भाई साहब समझते थे कि उन्हें छोटे भाई की निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है, अतः केवल उनको प्यार ही नहीं करते थे, वे गुस्सा भी करते थे और घर में घुसते ही पहला सवाल पूछते थे, कहाँ थे? ऐसा बड़े भाई साहब इसलिए करते थे क्योंकि वे चाहते थे कि उनका भाई भी उनकी तरह एकदम पढ़ता रहे, हरदम पढ़ता रहे। बड़े होने के नाते उसे बार बार सचेत करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? थर्ड क्वेश्चन। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में स्वच्छंदता या बोल सकते हो आज़ादी का समावेश हो गया। उसे इस बात का अभिमान हो गया कि वे पढ़े या ना पढ़े पास हो ही जाएगा, तकदीर उसके साथ है, और इसलिए वे बड़े भाई साहब की सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लगा। उसे सोचा कि अब उनको मुझे डांटने का कोई अधिकार नहीं है। वे बड़े भाई के प्रति उसका जो कहते हैं ना, एक आदर का भाव था उसके मन में जो, और वे सब बदलने लगा। उसके हाव भाव रंग ढंग से ये सारी बातें स्पष्ट होने लगी कि वे उनकी अब इज्जत नहीं करता। फोर्थ है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। फिफ्थ है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर तो कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी एक ही शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता ना कोई मतलब। अब लिखित जो प्रश्न है उनका क भाग देखते हैं। 5 क्वेश्चन हैं ये भी। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? तो इसका उत्तर होगा, छोटा भाई बड़े भाई की लताड़ सुनकर अपमान का घून पीकर रह गया। रह रहकर उसके मन में मैदान छोड़कर भाग खड़े होने का विचार आता, परंतु शीघ्र ही उसने व्यर्थ के ख्यालों को झटकर कठोर निर्णय लिया और पुनः नए सिरे से समय सारणी बना डाली। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय प्रातःकाल 6 बजे से रात 11 बजे तक विभिन्न विषय रखे। दिन का हर 1 घंटा प्रत्येक विषय के नाम रखा। पढ़ने के साथ साथ आराम करने व टहलने का समय भी टाइम टेबल में रखा, परंतु टाइम टेबल बना लेना और उस पर अमल करना दूसरी बात है। बाहर मैदान की हरियाली, हवा के झोंके और खेल की उछल कूद भागदौड़ उसे मैदान में खींच ले जाती और टाइम टेबल का पालन नहीं हो पाता था। उसका समय नियोजन धरा का धरा रह जाता था। वे चाह कर भी अपनी कसौटी पर खरा नहीं उतरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? प्रतिक्रिया मीन्स रिएक्शन क्या था? एक दिन जब भोर का सारा समय गुल्ली डंडे को भेंट करके ठीक भोजन के समय लेखक घर लौटा तो रौद्र रूप धारण किए बड़े भाई ने उसका सामना हुआ। उन्हें देखते ही उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। भाई साहब ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। इतिहास के अनेक दृष्टांत मतलब उदाहरण देकर लेखक को
घमंड करने वालों का अंत कैसे होता है बताया और कहा कि अंधे की हाथ बटेर सदा नहीं लगा करती, अभिमान का अंत विनाश ही होता है। ये सुनकर लेखक को दांतों पसीने आ गए और उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और कमर कसकर पढ़ाई में पूरी तरह जुट गया। थर्ड क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े भाई साहब लेखक से 5 वर्ष ही बड़े थे, परंतु भारतीय परिवारों की परंपरा के अनुसार बड़ा भाई पिता के समान होता है। परिवार के प्रत्येक कर्तव्य का पालन करना उनका नैतिक उत्तरदायित्व होता है। मतलब एक जिम्मेदारी होती है कि परिवार के प्रति एक बड़ा होने के नाते अपने से छोटे जो भाई बहन हैं उनका ध्यान रखना। उसे अपने आप को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है ताकि छोटे भाई बहन उसे सबक लें। उसका कर्तव्य है कि वे अपने छोटे भाई को अनुशासन में रखें। दूसरों का अनुशासन तभी रखा जा सकता है जब व्यक्ति स्वयं अनुशासन में रहे। बड़े भाई घर वालों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहते थे। वे कर्तव्य बोध के भार से दबकर अपने छोटे भाई की रक्षा कर अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाते थे। वे छोटे भाई को सही राह दिखाने के लिए उसके सामने अपना आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे, जिसके कारण उनका बचपन समाप्त होता जा रहा था। फोर्थ क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को सलाह देते समय क्या सलाह देते थे और क्यों? बड़े भाई साहब छोटे भाई को सदा परिश्रम करने की सलाह देते थे। वे कहते थे कि यूं गुल्ली डंडा, क्रिकेट, फुटबॉल तथा भागदौड़ में समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। उसे सफलता की घड़ी में अभिमान नहीं करना चाहिए। उसे पढ़ाई में जल्दबाजी ना कर उसकी नींव को मजबूत करना चाहिए। अपने अनुभव के आधार पर वे छोटे भाई का मार्गदर्शन करते थे। छोटे भाई को प्रतिदिन कड़वे उपदेशों का सामना करना पड़ता था जो बड़ा भाई उनको देता था। विभिन्न उदाहरणों एवं प्रमाणों द्वारा वे पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर व्यवहारिक ज्ञान पर बल देते थे। ये बात खासतौर पर याद रखना कि उन्हें लगता था कि पुस्तकों में जो लिखा है वे बेकार की बातें हैं, जो व्यवहार में लाई जाती हैं वही बातें सही हैं। वे ये भी समझाते थे कि पुस्तकीय ज्ञान से लाभदायक जीवन का अनुभव होता है। वे नहीं चाहते थे कि बाप दादा की मेहनत की कमाई पानी में बह जाए। उनका मानना था कि बिना मेहनत के सफलता बार बार नहीं मिलती। उनके अनुसार पढ़ लिख कर ही बड़ा आदमी बना जा सकता है। फिफ्थ, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार के कारण लेखक की स्वच्छंदता और अधिक बढ़ गई। उसे और ज़्यादा आज़ादी मिल गई। वे उनकी सहिष्णुता और का अनुचित लाभ उठाने लगा। उनके प्रति उसके दिल में आदर भाव भी कम हो गया था। वे बड़े भाई साहब की नज़रें बचाकर कनकोए उड़ाता था। कनकोए मतलब पतंग उड़ाता था। अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट चढ़ने लगा। उनका समय अब मांझा बांधना, कन्ने बांधना, पतंगबाजी की प्रतियोगिता की तैयारी में ही जाने लगा। लेखक को लगने लगा था कि वे पढ़े या ना पढ़े, वे बड़े आराम से पास हो ही जाएगा। इस प्रकार लेखक के मन से बड़े भाई का डर धीरे धीरे कम होने लगा। इसके बाद है प्रश्न लॉन्ग आंसर 50 to 60 वर्ड्स में 50 से 60 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। बड़े भाई साहब की डांट फटकार ने छोटे भाई की कक्षा में अव्वल आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखक के भाई यदि समय समय पर ना टोकते तो हो सकता है कि लेखक अपनी कक्षा में अच्छे नंबरों से पास ना होता या फर्स्ट ना आता, क्योंकि उसे पढ़ने का शौक नहीं था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना उसे पहाड़ के समान लगता था। दुनिया भर की शैतानी में लेखक का मन लगता। कंकरियाँ उछालना, चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना, पतंगबाजी करना। बड़े भाई की डांट सुनकर लेखक का मन करता था कि पढ़ाई छोड़ दी जाए, परंतु 2 घंटे मन खराब करने के बाद या कुछ देर के लिए अपने मन में दुखी होने के बाद खूब जी लगाकर पढ़ने का भी इरादा बन जाता था। यही कारण था कि थोड़ा पढ़कर भी लेखक
अव्वल आ जाता था, मतलब अच्छे नंबर लेकर पास हो जाता था। लेकिन इस सफलता का श्रेय निश्चित रूप से बड़े भाई को ही जाता है, क्योंकि वे लेखक पर अंकुश रखते थे, मतलब उसे बार बार बात पर डांटते थे। बड़ों का अनुशासन सफलता में सहायक होता है, बाधक नहीं। अगर आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं टोकें तो आप भी शायद उतनी अच्छी तरह से लगन से नहीं पढ़ोगे। आपसे मेरा मतलब हर बच्चा नहीं है, मतलब कुछ बच्चे केयरलेस होते हैं, वे सोचते हैं कि खेलने में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर बड़ों का साथ हो, बड़े उनको बार बार डांटें या पढ़ने के लिए बोलें, तो फिर उनका पढ़ने में मन लगना शुरू हो जाता है। यही कुछ छोटे भाई के साथ भी था, लेखक के साथ भी था। सेकंड क्वेश्चन है, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा प्रणाली पर करारा व्यंग्य किया है। लेखक ने शिक्षा व्यवस्था में इतिहास की घटनाओं, ज्योमेट्री के नियमों व विधियों, जरा सी बात पर कई पृष्ठ वाले निबंध लिखना, बालकों में रटन शक्ति बढ़ाने पर जोर देने आदि को गलत बताया है। लेखक ने व्यंग्य किया है कि शिक्षा में ज्ञान वृद्धि पर बल दिया जाना नहीं, अपितु आंकड़ों तथा विवरणों का प्रस्तुतिकरण मुख्य है। लेखक ने परीक्षा प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। ये व्यवस्था बालकों की बुद्धि व कौशल को ठीक प्रकार से नहीं आंक पाती। इस शिक्षा प्रणाली में जीवन के अनुभव से जुड़ी भविष्य में काम आने वाली व्यवहारिक शिक्षा की जानकारी नहीं दी जाती। पढ़ाई लिखाई का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। केवल उत्तर पुस्तिकाओं के आधार पर ही विद्यार्थियों की योग्यता का निर्धारण होता है। इस पाठ में पढ़ने में ये जो पाठ है बड़े भाई साहब, इसमें पढ़ने और पढ़ाने पर बल दिया गया है। विद्यार्थी विद्यालय से वापस आकर 9-10 घंटे नहीं पढ़ता तो पास नहीं हो सकता। खेलकूद के लिए तो स्थान ही कहाँ है, जबकि खेलकूद जीवन में अनुशासन, सद्भावना, आपसी मेलजोल को बढ़ावा देता है, जो अपने आप में समूची शिक्षा का आधार है। मेरे विचार में प्रत्येक विषय के ज्ञान के लिए विस्तृत जानकारी आवश्यक है और इसको जांचने के लिए परीक्षा भी आवश्यक है, अतः ये व्यवस्था उचित ही है। थर्ड क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बड़े भाई साहब का मानना है कि जीवन की समझ पुस्तकें पढ़ने से नहीं आती। ये समझ संसार में जीवन जीने से आती है, अनुभव से आती है, व्यवहारिक ज्ञान व अनुभव से आती है। पुस्तकीय ज्ञान तभी सफल माना जाता है जब उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए। अपने आसपास के परिवेश में तालमेल बनाए रखने के लिए मनुष्य को व्यवहारिक ज्ञान की नितांत आवश्यकता है। बड़े भाई साहब माँ और अपने दादा आदि का उदाहरण देते हुए ये समझाती हैं कि किस प्रकार पुस्तकीय ज्ञान के अभाव में ये लोग अपने व्यवहारिक ज्ञान व अनुभव के आधार पर जीवन की हर परीक्षा में सफल होते रहे हैं। ऐसी हजारों बातें प्रतिदिन के जीवन में आती हैं जिनका ज्ञान और समझ उन्हें अपने पढ़े लिखे बच्चों से अधिक है। उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का अनुभव भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? तो इसका उत्तर होगा, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि उनके मन में अपने छोटे भाई की सफलता को देखकर ना कोई ईर्ष्या की भावना थी, ना कोई द्वेष की भावना। वे पहले की तरह ही बड़े भाई होने के नाते उसको प्यार करते थे। जिस तरह से उसको समझाते थे पहले, वैसे ही समझाते थे, वैसे ही प्यार करते थे। वे अपनी अनेक आकांक्षाओं का बलपूर्वक दमन कर रहे थे ताकि वे अपने भाई को गुमराह होने से रोक सकें। अपने बड़े भाई के ऐसे विचारों का लेखक के हृदय पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। उसे अपनी मर्यादाओं और सीमाओं का ज्ञान हो गया और वे बड़े भाई साहब केवल अधिकार जताने के लिए नहीं डांटते, अपितु वे वास्तव में उसका भला चाहती हैं। इस बात को भी भलीभांति समझने लगा। इसलिए
उसके मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट है बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। तो इसमें आपने अगर पॉइंट वाइज दोगे तो ज़्यादा अच्छा है कि पहले आप दे सकते हो बड़े भाई साहब घोर परिश्रमी थे। तो इसके अंदर आप 1-2 लाइंस लिखोगे ऐसे अलग अलग पॉइंट, जैसे हो गया अध्ययनशील थे, गंभीर प्रवृत्ति के थे, संयमी थे, कर्तव्यपरायण थे, वाक्पटु थे, मतलब बहुत ज़्यादा बोलते थे, उपदेश देने की कला में निपुण थे, बड़ों का आदर। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये लेकर एक एक को डिटेल में आप दे सकते हो। जैसे हम एक एक पॉइंट लेते हैं। घोर परिश्रमी, बड़े भाई साहब भले ही पढ़ाई में ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते थे, लेकिन उन्होंने परिश्रम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे एक ही कक्षा में 3-3 बार फेल होकर भी लगन से पढ़ते रहे। वे दिन रात पढ़ते थे। उनकी तपस्या बड़े बड़े तपस्वियों को भी मात देती थी। सेकंड आप दे सकते हो गंभीर प्रवृत्ति के या अध्ययनशील। तो अगर अध्ययनशील दोगे तो उसमें फिर इसी तरह से मिलती जुलती लाइंस आ जाएंगी घोर परिश्रमी वाली कि वे अध्ययनशील थे। वे हर चीज़ को बार बार पढ़ते थे ताकि उनके दिमाग में बैठ जाए। उनकी रटने की प्रवृत्ति थी। तो गंभीर प्रवृत्ति में दोगे वे हमेशा गंभीरता के साथ पुस्तकों को पढ़ते थे। वे हरदम किताबें खोले बैठे रहते थे। उनमें रटने की प्रवृत्ति थी और वे बड़े गंभीर बन के पढ़ा करते थे। वे अपने छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। उनका गंभीर स्वभाव ही उन्हें विशिष्टता प्रदान करता था। वाक्पटु में दोगे बड़े भाई साहब वाक कला में निपुण थे, मतलब बोलने में बड़े ज़्यादा निपुण थे। वे अपने छोटे भाई से ऐसे ऐसे उदाहरण देकर बातें करते थे कि वे उनके सामने नतमस्तक हो जाता था। उन्हें शब्दों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना आता था। यही कारण था कि वे अपने छोटे भाई पर अपना पूरा दबदबा बनाए रखते थे। नेक्स्ट आप दे सकते हो संयमी व कर्तव्यपरायण। बड़े भाई साहब अत्यंत संयमी व कर्तव्यपरायण थे। उनका मन भी खेलने व पतंग उड़ाने का करता था, परंतु सोचते थे कि यदि ये सब वे भी करेंगे तो अपने छोटे भाई को कैसे संभालेंगे। वे अपने कर्तव्य को भी बखूबी निभाते थे। जब उन्होंने देखा कि छोटे भाई को अपने अव्वल आने पर अभिमान हो गया है तो समय रहते उसे ऐसे आड़े हाथों लिया कि छोटे भाई का सिर श्रद्धा से झुक गया। इसके बाद आप पॉइंट ले सकते हो उपदेश देने की कला में निपुण। बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। छोटे भाई को समझाने के लिए ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते थे, ऐसे ऐसे उदाहरण लेते थे, ऐसी ऐसी बातें करते थे कि उसका दिल पढ़ाई से उचाट हो जाता था। मतलब उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था कि उनकी बातें सुन सुन के। बड़ों का आदर, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। बड़े भाई साहब बड़ों का आदर करते थे। वे अपने माता पिता तथा गुरुजनों का आदर करते थे और उनके अनुभव को सम्मान देते थे। अब इसके बाद 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन है बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है। तो बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण माना है। आदमी जिंदगी के अनुभवों से शिक्षा लेकर ही लोगों के साथ सही व्यवहार करना जानता है। किताबी ज्ञान जीवन के कर्तव्यों को निभाना नहीं सिखाता। अनुभव से ही जीवन के सब कार्य सफल होते हैं। बीमार हो, घर खर्च चलाना हो या घर के अन्य प्रबंध करने हो, इसमें उम्र और अनुभव काम आते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं। लेखक की अम्मा और दादा मतलब पिताजी और हेडमास्टर साहब की बूढ़ी माँ के उदाहरण सामने हैं। इस प्रकार कर्तव्यों का पालन करना, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना तथा किताबी ज्ञान से नहीं आता, जीवन के अनुभव से आता है। ये सब चीज़ें जो हैं जीवन के अनुभव से आती हैं। जिंदगी के अनुभव के कारण व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकता है। ये अनुभव हमें अपने माता पिता या घर के बड़े सदस्यों के अनुभवों से सुनकर ही आते हैं। ये आपने सुना भी होगा ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना इंसान को अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है या प्रैक्टिस होती है, तो ये चीज़ें इंसान को जीवन में सिखाती हैं। तो वहाँ पर किताबी ज्ञान धरा का धरा रह जाता है।
7th है, बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि छोटा भाई अपने बड़े भाई साहब का आदर करता था। इनको जो ये 4 पॉइंट्स हैं। दूसरा है बड़े भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है। तीसरा, भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। तो ये पाठ के अंश लेने हैं इसमें। तो दिस इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट कि एज लाइक अदर्स क्वेश्चंस। तो ये एग्ज़ाम में नहीं आता। अगर फिर भी आपको करना हो तो आप इसको अपनी बुक से डिफरेंट ये टॉपिक देख के उसी लाइन के अकॉर्डिंग, प्रश्न के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है।